हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 की हिंदी के पार्ट 5 को। इस पार्ट का नाम है बच्चों समय बड़ा अनमोल। तो इससे पहले हम इस पार्ट को अच्छे से समझ चुके हैं इससे पिछली वाली वीडियो में। इस वीडियो में हम इस पार्ट के प्रश्नोत्तर व अभ्यास को करेंगे। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए चलते हैं इस पार्ट के प्रश्नोत्तरों की ओर। बच्चों, इस पार्ट का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो का नंबर वाला प्रश्न है वो है ऐसी कौन सी वस्तु है जो सबसे अमूल्य है। सबसे अमूल्य वस्तु का मतलब सबसे ज़्यादा कीमती ऐसी कौन सी वस्तु है। तो इस पार्ट में हमने पढ़ा था बच्चों, जो समय है वो सबसे ज़्यादा अमूल्य है क्योंकि उसे किसी भी कीमत पे दोबारा नहीं लौटाया जा सकता है, इसलिए समय सबसे ज़्यादा अनमोल है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे बच्चों समय। जो ख नंबर वाला प्रश्न है वो है महात्मा गांधी को भाषण देने साइकिल से क्यों जाना पड़ा। तो बच्चों, एक बारी महात्मा गांधी प्रार्थना स्थल पे भाषण देने के लिए जा रहे थे। वो अपने समय के बहुत ज़्यादा पक्के थे। तो जो तांगे वाला उन्हें लेने के लिए आने वाला था वो दूसरी सवारी लेकर चला गया। तो वहाँ पर कोई भी ऐसा साधन नहीं था जो उन्हें लेकर प्रार्थना स्थल तक सही समय पर पहुँचा सकता था। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर प्रार्थना स्थल जाने के लिए साइकिल से वो गए। ठीक है, तो वहाँ कोई भी साधन नहीं होने की वजह से महात्मा गांधी जी साइकिल से गए थे। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे आप, क्योंकि जो तांगे वाला महात्मा गांधी को लेकर जाने वाला था वह किसी दूसरी सवारी को लेकर चला गया। ठीक, और इस कारण महात्मा गांधी को साइकिल से भाषण देने जाना पड़ा। तो इस तरीके से बच्चों इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाता है। अब जो ग नंबर वाला प्रश्न है वो है समय की कीमत न जानने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। तो जो समय की कीमत नहीं जानते वह व्यक्ति बच्चों असफल होते हैं। वो कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाते। ठीक, तो ऐसे व्यक्ति असफल होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे समय की कीमत न जानने वाले व्यक्ति हमेशा जीवन में असफल होते हैं, यानी वो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। जो अगला प्रश्न है बच्चों जो घ नंबर वाला वो है वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ पर एक वाक्य हमें दिया था, डैश रंग से राजा हो जाता है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि राजा से रंग बन सकता है, रंग से राजा बन सकता है। रंग का मतलब होता है एक गरीब इंसान जिसके पास कोई धन वगैरह कुछ नहीं है, उसे हम रंग बोलते हैं। राजा को तो आप समझते ही हैं। ठीक, तो यहाँ पे दिया है समय को परखने वाला मतलब पहचानने वाला, समय की कीमत को पहचानने वाला व्यक्ति रंग से राजा हो जाता है। तो ये खाली स्थान में आपको लिखना है समय को परखने वाला। ठीक, अगला जो है बच्चों वो था डैश राजा से रंक हो जाता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो राजा है और फिर वो रंक बन जाता है, यानी गरीब हो जाता है, उसका धन वगैरह सब कुछ खत्म हो जाता है। तो वो कौन होता है बच्चों? समय की उपेक्षा करने वाला, यानी समय को बर्बाद करने वाला वो व्यक्ति राजा से रंक बन सकता है। अब देख लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न को। अब बच्चों जो अगला जो प्रश्न है वो भाषा अध्ययन का प्रश्न है। ठीक, तो यहाँ पे जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर ये जो शब्द लिखे हैं इनके आपको शुद्ध उच्चारण करना है, यानी इसे अच्छे तरीके से जो इनका सही उच्चारण है वैसे बोलना है। तो मैं आपको इनका उच्चारण करके बता देता हूँ बच्चों, और इन्हें अपनी पाठ्य पुस्तक में या फिर जो आपकी नोटबुक है उसमें लिख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो पहला जो शब्द है बच्चों उसका उच्चारण होगा प्रदर्शित। ठीक, क्या एक बारी और बोलते हैं प्रदर्शित। दूसरा शब्द है इसका उच्चारण होगा निवृत। ठीक है, निवृत। तीसरा शब्द है इसका उच्चारण होगा भांपकर, भांपकर। ये अगला जो शब्द है उसका उच्चारण है क्षणिक। इस शब्द का उच्चारण है बच्चों ऋतु। ये है आश्रमवासी। ठीक, इस तरीके से आपको इनकी सही उच्चारण करना है और अपनी जो नोटबुक है उसमें लिख लेना है। अब बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों से हमें एक एक वाक्य बनाना है। तो वाक्य ऐसा बनाना है बच्चों उस वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग किया गया हो। ठीक, जैसे पहला शब्द है समय, दूसरा है सदुपयोग, तीसरा है संतोष और ये अद्भुत और अमूल्य। तो इन शब्दों के हम वाक्य देख लेते हैं। जैसे मैंने वाक्य बनाए, आप भी उसी तरीके से बना सकते हैं या फिर अपनी मर्जी से भी कोई वाक्य बना सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं आप, जो पहला हमारा शब्द था वो है समय। तो मैंने यहाँ पे वाक्य बनाया है हमें हमेशा समय पर सभी कार्य करना चाहिए। तो ये जो वाक्य है इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं समय शब्द का उपयोग हुआ है, हमें हमेशा समय पर कार्य करना चाहिए। ठीक, अगला है सदुपयोग। तो यहाँ पे मैंने वाक्य बनाया है समय के सदुपयोग। तो ये देखिए यहाँ पर ये सदुपयोग आ गया। ठीक है, समय के सदुपयोग से ही हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम समय का सदुपयोग करेंगे तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अगला जो है संतोष, वो है अच्छे कार्य करने से मुझे संतोष मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये। ठीक, तो इस संतोष शब्द का मैंने यहाँ पे प्रयोग किया है इस वाक्य में। अगला है अद्भुत, आपने अद्भुत कार्य किया।
ठीक, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस जगह पर अद्भुत वाक्य शब्द आया है। ठीक, इसी तरीके से आप भी और वाक्य बना सकते हैं। अगला जो शब्द है वो है अमूल्य। अमूल्य हमारे जीवन में समय, सॉरी ये समय हो गया बच्चों गलती से, तो ये क्या है, समय। ठीक है, इसे हटा लीजिएगा। समय से ज़्यादा अमूल्य कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो समय से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। ठीक, इस तरीके से हम एक वाक्य अमूल्य के ऊपर भी बना सकते हैं। ठीक, इस तरीके से बच्चों ये प्रश्न भी हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब बच्चों जो भाषा अध्ययन का प्रश्न क्रमांक 3 है वो है दिए गए उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन करते हुए वाक्यों को पुनः लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों हम देख सकते हैं कि एक उदाहरण हमें समझाया भी है, जैसे नौकर सब्जी लाता है। तो यहाँ पर नौकर, ठीक है, ये क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, पुरुषलिंग शब्द है, तो इसका हमने लिंग परिवर्तन किया, इसे बना दिया नौकरानी। ठीक है, तो ये शब्द का बन गया नौकरानी। ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो नौकरानी सब्जी लाती है। तो इसी तरीके से हमें जो यहाँ पर एक लिंग में वाक्य दिया होगा उसका लिंग परिवर्तन करके हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे कि ये है राजा घूमने जाता है। ठीक है, तो राजा का हम जब लिंग परिवर्तन करेंगे, स्त्रीलिंग में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा रानी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा रानी घूमने जाती है, रानी घूमने जाती है। ठीक, इस तरीके से आप लिंग परिवर्तित करके वाक्य बना सकते हैं। ठीक, अगला है पुत्री। पुत्री बाजार जाती है, तो यहाँ पुत्री की जगह पे आ जाएगा पुत्र। पुत्र बाजार जाता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पुत्र बाजार जाता है। जाता है। ठीक, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगला है पुजारी। ठीक है, पुजारी पूजा करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा पुजारिन पूजा करती है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप कर लीजिएगा। ठीक, ये है गायिका गीत गाती है, तो यहाँ पे आ जाएगा गायक। गायक गीत गाता है। ठीक, गायक गीत गाता है, गायक गीत गाता है। इस तरीके से बच्चों इन वाक्यों को आप लिंग परिवर्तित करके लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, जो प्रश्न क्रमांक 4 है, वो है नीचे लिखे गए शब्दों का अंतर समझते हुए उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे हमें दिया है उदाहरण, एक है बाग और एक है बांग। ठीक है, बाग, बाग ऐसी जगह को बोलते हैं बच्चों यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे रहते हैं। ठीक है, उस जगह को हम बाग बोलते हैं। ठीक, और बांग जो मुर्गा सुबह सुबह आवाज़ लगाता है उसे हम बांग बोलते हैं। ठीक है, तो इन शब्दों को इस तरीके से हमें अंतर निकालना है कि इन शब्दों को जो बोलने में ये एक जैसे हैं, लेकिन इन शब्दों का जो अर्थ है वो अलग अलग है। ठीक है, तो उनका अर्थ का पता लगाते हुए इन शब्दों का हमें एक एक वाक्य बनाना है। जैसे कि इन्होंने एक दिया भी है उदाहरण, मेरे घर के पास एक बाग है। ठीक है, बाग यानी बगीचा। ठीक, जिसे इंग्लिश में हम गार्डन भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक हमने इस बाग के ऊपर वाक्य बना लिया, मेरे घर के पास एक बाग है। ठीक है, और बांग, मुर्गा सुबह बांग देता है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये दो वाक्य अलग अलग बना लिए अलग अलग शब्दों के लिए। अब देख लेते हैं बच्चों आगे भी जो शब्द दिए हैं, जैसे कि तागा, तांगा, सांस, सांस और पाव, पाँव। ठीक है, इन शब्दों के भी हमें अर्थ समझना है और साथ में इनसे संबंधित वाक्य भी बनाना है। तो बच्चों जो अगले शब्द थे वो था तागा और एक तांगा। तो तागा बच्चों जो धागा होता है, जो सुई गिट्टी में यूज़ किया जाता है, उसे तागा बोलते हैं या फिर धागा। ठीक है, और तांगा, तांगा जो घोड़ा गाड़ी होती है उसे हम तांगा कहते हैं, मतलब ऐसी गाड़ी जैसे घोड़ा खींचता है उसे हम तांगा कहते हैं। ठीक है, दोनों शब्द हम समझ गए। तो इनसे संबंधित हम वाक्य बनाएंगे, जैसे तागा, सुई में तागा पुरो दो, मतलब सुई में तागा पुरो दो, मतलब सुई, जब हम सुई से किसी चीज़ को सिलते हैं तो उसमें पहले तागा पुरोना पड़ता है। ठीक है, दूसरा है तांगा, तो हम घर से विद्यालय तांगे से जाते हैं। तो ये बहुत पुराने समय की बात है बच्चों, अब तो तांगे कहीं कहीं देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो वैसी मोटर वाली गाड़ियां हैं वो ज़्यादा चल गई हैं आजकल। ठीक, तो तांगे वगैरह अब कम देखने को मिल रहे हैं। तो ये पहले के ज़माने में तांगे से ही बच्चे स्कूल जाया करते थे। ठीक, अगला है सास और सॉस, सॉस। ठीक है, सांस है ये, सांस। ठीक है, ये यहाँ पर बिंदी है, इस तरीके से सांस। ठीक, तो सांस का अर्थ होता है, सास का अर्थ होता है जब किसी की शादी होती है तो उस लड़की की माँ, उस लड़के की जो दूल्हा है उस लड़की की सांस लगेगी। ठीक, तो ये एक वो वाला सांस है, एक सांस जो हम हवा को अंदर या बाहर छोड़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सांस। ठीक है, नाक के द्वारा हम हवा लेते हैं और उसे फिर बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये वाला सांस वो है। ठीक, तो सास, आपकी सास आपके माँ समान है। ठीक है, मतलब सास भी एक माँ की तरह ही है। ठीक, इसका हमने ये वाक्य बना दिया। एक है सांस। ठीक, सांस है तो सांस जीवन की एक प्रमुख प्रक्रिया है, यानी ये अगर नहीं होगी तो जीवन समाप्त हो जाएगा। थोड़ी देर हम सांस रोक के देख लें तो हमें पता चल जाएगा कितनी महत्वपूर्ण क्रिया है सांस। ठीक,
जो गा नंबर वाला है बच्चों वो है पाव और दूसरा है पाँव। तो पाव का अर्थ होता है एक ये मापतोल की इकाई है, ये गांव देहातों में ज़्यादा चलती है, जिससे हम 250 ग्राम बोलते हैं, 250 ग्राम, ठीक है, 250 ग्राम, 250 ग्राम। तो इसे ही हम पाव बोलते हैं गांव देहात में, ठीक है। तो और जो अगला है पाव, पाव मीन्स पैर, ठीक है, पैर को हम पाव बोलते हैं। तो पाव, मुझे एक पाव टमाटर दीजिए, ठीक है, यानी 250 ग्राम टमाटर दीजिए। अगला है पाँव, आपके पाँव बहुत सुंदर है, ठीक है, बहुत से लोगों के बहुत सुंदर पाँव होते हैं, ठीक है, उसके लिए लिखा है आपके पाँव बहुत ज़्यादा सुंदर है। अब बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 5 है वो है कक्ष शब्द लगाकर नए शब्द बनाइए। तो कक्ष का अर्थ होता है एक बड़ा सा कमरा, उसे हम कक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इन्होंने एक उदाहरण भी दिया है भाषण, इसमें हमने कक्ष जोड़ दिया तो ये हो गया भाषण कक्ष, मतलब ऐसा कमरा, ऐसा हॉल जहाँ पर भाषण दिया जाता है, ठीक है, तो उस जगह को हम भाषण कक्ष बोलते हैं। अगला है प्रार्थना, इसमें जब हम कक्ष जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्रार्थना कक्ष, ठीक है। तो प्रार्थना कक्ष बच्चों ऐसी जगह होती है जहाँ पर प्रार्थना की जाती है, ठीक है, प्रार्थना कक्ष, ऐसा कमरा जहाँ पर प्रार्थना की जाती है उसे हम प्रार्थना कक्ष बोलेंगे। सभा कक्ष, यहाँ पर मीटिंग वगैरह होती है, ठीक है, सभाएं होती हैं, तो उस जगह को हम सभा कक्ष बोलते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सभा कक्ष, ठीक। अगला है शिक्षण कक्ष, यहाँ पे पढ़ने का काम होता है, पढ़ाई का काम होता है, उसे हम शिक्षण कक्ष बोलते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शिक्षण कक्ष। अब देख लेते हैं जो बच्चों अगला प्रश्न है उसे देख लेते हैं, जो प्रश्न क्रमांक 6 है वो क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि नीचे बनी तालिका में, जो इसके नीचे, इस प्रश्न के नीचे जो तालिका दी है उसके बारे में बात चल रही है। कुछ शब्द दिए हैं जैसे कि ये सुबह, ठोस, उदय, टंक, काला, उन्नति, हिंसा, सफ़ेद, अवनति, अहिंसा, तरल, अस्त, राजा, शाम, इस तरीके से कुछ शब्द दिए हैं। इनके सामने विलोम शब्द सही क्रम में नहीं है, ठीक है। जैसे सुबह, सुबह का जो विलोम होता है वो होता है शाम, तो इसके सामने तो नहीं है, ठीक है। सुबह के सामने क्या है, सफ़ेद, ठीक। उनकी सही जोड़ी बनाइए, तो हमें सही जोड़ी बना के उनके सामने शब्द लिखना है। जैसे सुबह का क्या हो जाएगा, शाम, तो यहाँ पे हम लिख देंगे शाम, ठीक। अगला है ठोस, ठोस का विलोम हो जाएगा तरल, तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, तरल। अगला है उदय, उदय जो सूरज सुबह सुबह निकलता है ना उसे बोलते हैं उदय होना, ठीक है। तो उदय का हो जाएगा अस्त, यानी शाम को जो सूरज डूब जाता है उसे हम अस्त बोलते हैं, तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, अस्त। अगला है बच्चों रंक, रंक मतलब गरीब इंसान, तो इसका क्या हो जाएगा, राजा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे राजा। अगला है काला, काला का हो जाएगा सफ़ेद, तो ये इससे मैच हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा सफ़ेद, सफ़ेद। अगला है बच्चों उन्नति, उन्नति का हो जाएगा अवनति, ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अवनति, अवनति। अगला है बच्चों हिंसा, हिंसा का अर्थ हो जाएगा अहिंसा, ठीक है, विलोम हो जाएगा अहिंसा। तो इस तरीके से बच्चों ये सही जोड़ी वाले हमारे प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है, जो प्रश्न क्रमांक 7 है, उसे देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 क्या बोलता है कि नीचे दी गई तालिका में निर्देशानुसार बहुवचन बनाइए, ठीक है। तो आपको वचन पता ही होगा बच्चों, एक वचन और बहुवचन हिंदी में होते हैं। तो जो वस्तु संख्या में एक होती है, ठीक है, उसे हम एक वचन वस्तु बोलते हैं, एक वचन बोलते हैं। और जो एक से ज़्यादा होती है, यानी 2 या 2 से अधिक होती है, तो उसे हम बहुवचन बोलते हैं। जैसे कि ये एक कलम है, तो ये एक वचन में आएगी, और 2 कलम होंगी तो वो बहुवचन में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक वचन दिया है, इसका दिया है हमें लड़का, तो ये क्या हो गया, लड़के, इसका यहाँ पे हमें बहुवचन बना के दे दिया है। इसी तरीके से ये अगला है केला, तो केले का अर्थ है मतलब एक केला, ठीक है, और केले मतलब एक से ज़्यादा, तो ये बहुवचन में आ जाएगा केले। अगला है ताला, ताले का बहुवचन बनेगा ताले। अगला है बेटा, बेटे का बहुवचन बनेगा बेटे, बेटे, ठीक। आपको इसे याद भी कर लेना है अच्छे से, जिससे कि आपको अगर परीक्षा में आता है तो आप आसानी से कर पाए इसे। मुर्गा, मुर्गे का बहुवचन बनेगा मुर्गी। यहाँ पे बच्चों नदी का क्या हो गया, नदियाँ। इसी तरीके से पहेली का हो जाएगा पहेलियाँ, पहेलियाँ। कहानी, तो इसका हो जाएगा कहानियाँ, कहानियाँ। थाली, तो ये हो जाएगा थालियाँ, थालियाँ।
ये नारी, तो ये हो जाएगा नारियां। इस तरीके से बच्चों ये हमारा बहुवचन वाला प्रश्न भी होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब बच्चों इस पार्ट का जो प्रश्न क्रमांक 8 है वो है वाक्यांशों के लिए उनके सामने एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पे हमें कुछ वाक्य दिए हैं, तो उनके सामने उसका एक वाक्य या फिर एक शब्द लिखा है, ठीक है। तो जैसे मंदिर में पूजा करने वाला, तो मंदिर में पूजा करने वाले को बच्चों हम बोलते हैं पुजारी, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा पुजारी, ठीक। जो ख नंबर वाला वाक्य है वो है चित्र बनाने वाला, तो चित्र बनाने वाले को हम बोलते हैं चित्रकार। इसी तरीके से जो ग नंबर वाला है वो है गांव में रहने वाला, तो गांव में रहने वाला कहलाता है ग्रामीण। क्या कहलाता है बच्चों? ग्रामीण। घ नंबर वाला प्रश्न है, ये वाक्य है काम से जी चुराने वाला, तो उसे हम बोलते हैं कामचोर, ठीक। अगला है जो जन्म से अंधा है, ऐसा व्यक्ति जो जन्म से ही अंधा है, जन्म से नहीं देख सकता, तो उसे हम बोलते हैं जन्मांध। इस तरीके से बच्चों ये प्रश्न क्रमांक 8 भी हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, वो है निम्नलिखित शब्दों में से हिंदी और उर्दू के शब्दों का चयन कर उन्हें पृथक पृथक लिखिए। तो यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए हैं, जैसे प्रतिष्ठित, चेहरा, परेशान, अमूल्य, दंग और महत्व। तो यहाँ पे कुछ शब्द तो हिंदी के हैं और कुछ शब्द उर्दू के हैं। तो यहाँ पर इस जगह पर हिंदी वाले कॉलम में हमें हिंदी के जो शब्द हैं वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और इन शब्दों में जो शब्द उर्दू के हैं उन्हें यहाँ पर लिखना है। तो जो पहला शब्द है बच्चों प्रतिष्ठित, तो प्रतिष्ठित जो शब्द है वो हिंदी का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रतिष्ठित लिख देंगे हिंदी वाले कॉलम में, ठीक। यानी हमें पहचानना आना चाहिए कौन सा शब्द हिंदी का है और कौन सा उर्दू का है, ठीक। अगला है चेहरा, चेहरा उर्दू का शब्द है, तो ये उर्दू वाले कॉलम में आ जाएगा चेहरा, ठीक है। अगला जो शब्द है बच्चों परेशान, ये परेशान भी उर्दू का शब्द है, तो ये हम इसी में लिखेंगे परेशान, ठीक। अगला है अमूल्य, तो अमूल्य हिंदी का शब्द है, ये यहाँ पे आ जाएगा अमूल्य। अगला है दंग, दंग उर्दू का शब्द है, तो यहाँ पर हम उर्दू वाले कॉलम में लिख देंगे। अगला है महत्व, तो महत्व हिंदी का शब्द है, ये हिंदी वाले कॉलम में लिख दीजिए महत्व। तो इस तरीके से हमने हिंदी और उर्दू के शब्दों को अलग अलग छांट के लिख दिया। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।